तो मेरी जान, शी हल्क का पहला ही एपिसोड शुरू होता है अपने पीटर पार्कर और अंकल बेन या एमसीयू के कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो पीटर पार्कर एंड आंट मे की उस आइकॉनिक कन्वर्सेशन से, जिसकी वजह से अपना स्पाइडर बॉय असल में अंदर से स्पाइडर मैन बनता है। यानी कि वही ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चर्चा से। और अगर एक तरह से देखा जाए तो शी हल्क का ये पूरा एपिसोड भले ही इस विषय की हैवीनेस को साथ में कैरी नहीं करता, बट हौले से ये पूरा एपिसोड घूमता इसी के इर्द गिर्द है। ये एपिसोड जहां हमें हल्क के बारे में दबी आवाज में उठते कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे गया जिनसे कि हल्क के हार्डकोर फैंस को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि इस एक अकेले एपिसोड ने वर्ल्ड वॉर हल्क का रास्ता साफ कर दिया है। और साथ ही हमें कैप्टन अमेरिका के बारे में प्रचलित एक कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब भी मिल गया। और साथ ही हमें पता चला टोनी एंड ब्रूस के उस साइंस ब्रो या हमारी जबान में कहूं तो उनका नर्ड ब्रो वाला जो बॉन्ड था उसके बारे में, जो कि हमें पहली एवेंजर मूवी के समय ही दिखना शुरू हो गया था, जो कि मैंने ब्रूस की जर्नी वाली अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और हमें यह भी पता चला कि टोनी स्टार्क खुद जितना जीनियस था उसी के साथ साथ किसी दूसरे जीनियस दिमाग की कदर करना भी बहुत अच्छे से जानता था। और इसीलिए उसने ब्रूस के लिए एक भरी पूरी लैब बना के दी ताकि वो खुल के अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस एपिसोड में हल्क का जो सीजीआई था वो काफी ज्यादा बेटर था एज कंपेरिजन टू इसके ट्रेलर। इवन वो शी हल्क से भी बेटर दिख रहा था, जो कि काफी कूल था। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मैं अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बता ही चुका हूं आपको। खैर, एपिसोड की शुरुआत में हमें अपनी जेनिफर वॉल्टर दिखाई पड़ती है और वही पावर्स के साथ मिलने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर किसी केस के लिए अपनी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार कर रही है। अब यहाँ जिन पावर्स की बात हो रही है वो भले ही कोई सुपर पावर्स की बात ना हो, भले किसी अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन है तो वो भी पावर्स ही ना। गलत इस्तेमाल तो उनका भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जेन भी यही बात बोल रही है। यहाँ हमें जेनिफर वॉल्टर की बेस्ट फ्रेंड निक्की के साथ ही साथ डेनिस बकोस्की के भी दर्शन होते हैं, जो कि जेनिफर वॉल्टर का एक पुराना को-वर्कर रह चुका है। जेनिफर वॉल्टर फिलहाल GLK&H जो कि एक लॉ फर्म है उसमें काम नहीं करती, बल्कि उसके अगेंस्ट केस पे काम कर रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ऑलरेडी कुछ महीने पहले हल्क बन चुकी है, लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली शी हल्क दुनिया के सामने नहीं आई है। फिर ये फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, डायरेक्ट मुझसे बात करती है। हाँ, तुमसे भी बात कर रही थी, बट मुझसे कुछ ज्यादा प्यार से बात कर रही थी, समझते नहीं हो यार। और वो मेरा इंटरेस्ट इस लॉयर वाले शो में बनाए रखने के लिए अपनी हल्क बनने की कहानी सुनाती है। और ये सब हुआ कुछ महीने पहले जब वो अपने कजिन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पे थी। अब यहाँ हमें ब्रूस बनर डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देता है, स्मार्ट हल्क के रूप में नहीं। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि अपने फाइगी बाबा की बातों पे कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कॉमिक बुक मूवीज होती है या कुछ भी हो सकता है। ब्रूस की पहली ही लाइन होती है कि मेरा हार्ट धीरे धीरे ठीक होने लगा। और ये सब हुआ क्योंकि ब्रूस ने अपने लिए एक डिवाइस बनाया जिसकी हेल्प से वो वापस से स्मार्ट हल्क की जगह अपनी ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है टेम्परेरीली। और क्या तुमने कभी चीटोज या कुरकुरे चॉपस्टिक से खाए हैं? नहीं, ये बेबी खाती है। काफी ज्यादा हाइजीनिक नहीं हो गया? यहाँ तो गोलगप्पे खाने का मजा नहीं आता जब तक गोलगप्पे वाला खुद उस पानी में नहीं घुस जाता। खैर, यहाँ हमें पता चलता है कि इनके खानदान में एक और चैड नाम का जीनियस बंदा भी है, यानी कि इनका पूरा खानदान ही जीनियस है। और यहाँ वही सदियों पुराना मुद्दा चालू है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन था या नहीं, और जिसका जवाब हमें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल भी गया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तभी अचानक से कोई चूते ड्राइवर सकारान क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट लेके रोड के बीचों बीच इनकी गाड़ी का ठीक सामने मंडराने लगता है। और उसकी वजह से ब्रूस एंड जेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और मार्केट में चल रही कुछ बहुत ही वाइल्ड थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस सकारान शिप में हल्क का बेटा स्कार हो सकता है। अब खैर, अभी के लिए ये तो नहीं पता कि इसके अंदर हल्क का बेटा था कि उसका पोता था, बट एक बात तो है, जो भी था कसम से एक नंबर का झांटू ड्राइवर था। अबे रोड के बीच में कौन स्पेसक्राफ्ट चलाता है? भाई, हमारे यहाँ ऐसे लोगों को पैदल चलने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, स्पेसक्राफ्ट उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, अपना कैप वर्जिन था या नहीं, इस बकचोदी में हुए इस एक्सीडेंट से एक बात तो साफ हो जाती है कि बैनर ने हल्क और ब्रूस की भेलपुरी बना के एक बहुत बड़ी गलती की थी। और ऊपर से इस डिवाइस को बना के एक और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऐसे मौकों पे हल्क खुद ही बाहर आके बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता था और खुद को एंड ब्रूस को दोनों को मरने से बचा लेता था। और अगर ऐसा होता तो इस तरह का एक्सीडेंट होता भी नहीं। बट अब तो हो गया और ब्रूस का ब्लड जेन की बॉडी में भी चला गया और वो बन गई शी हल्क। और ठीक इसी वक्त ब्रूस का इनहिबिटर भी क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से थैंक गॉड वो हल्क बन जाता है और शायद ब्रूस की जान बच जाती है, वरना जेन बेबी तो भाग गई थी वहां से बावली होकर। और फिर एपिसोड के नेक्स्ट सीक्वेंस में मार्वल ने जबरदस्ती का अपना फेमिनिज्म घुसेड़ दिया। रात को जंगल में जेन की आंख ह्यूमन फॉर्म में खुलती है। वो घबराई हुई पास के एक बार के बाथरूम में जाती है, जहां पे 4 रंगीली छमियां आके उसको फेमिनिज्म पे लेक्चर देने लगती है, जो कि एक तरह से ठीक भी था। बट ये लोग भी काफी हाइजीनिक थे। पब्लिक बाथरूम में बिना शूज के नहीं जाना चाहिए, इस तरह के मैसेजेस किसी कॉमेडी शो में मिलना आम बात है। फिर वो लोग इसको कपड़े और जूते देते हैं, इसको रगड़ के अपनी तरह चमचमा देती हैं। और यहाँ पे काफी नोट सो हैरान कर देने वाली घटना घटती है कि 3 बकचोद लौंडे आके इसे अकेली अबला नारी को घेर लेते हैं। बट उनको थोड़ी पता था कि ये एक अकेली अबला उन तीनों का तबला बजा सकती है। खैर, इससे पहले कि उनका तबला बजाती, वहां पे स्मार्ट हल्क आके उनको बचा लेता है। इसके बाद जेन की आंख खुलती है एक बीच साइड हाउस में, जहां पे हमें सबसे पहले लेड जेपलिन की एक टी-शर्ट दिखाई देती है। लेड जेपलिन असल में लंदन का एक काफी फेमस रॉक बैंड था, जो कि 1968 से लेकर 1980 तक एक्टिव था। बट ये लोग कुछ ड्रग्स वगैरह के चक्कर में फंस गए थे, तो इनके एल लग गए। फिर जेन की नजर वहां पे रखे आयरन मैन की एक डैमेज्ड हेलमेट पे पड़ती है और सच में यार उसको देख के मुझे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ रही थी। ये बीच हाउस दिखने में टोनी स्टार्क के एंड गेम में दिखने वाले लेक हाउस के जैसा ही था। फिर जेन एक अंडरग्राउंड लैब में पहुंचती है, जहां पे उसको स्मार्ट हल्क मिलता है। उसको बताता है कि वो लोग अभी मैक्सिको में है और यही वो जगह है जहां पे उसने हल्क और बैनर को एक करने का कारनामा अंजाम दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये जगह उसको टोनी ने ही बना के दी थी। और हल्क जेन को उसके बारे में काफी सारी बातें बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रूस एंड टोनी का कितना ज्यादा करीबी रिलेशन था। और यहाँ हमें पता चलता है ब्रूस के हल्क बनने का असली राज। एक्चुअली ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर दोनों के ही डीएनए में जेनेटिक फैक्टर्स का एक रेयर कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से वो लोग गामा रेडिएशन को सिंथेसाइज कर पाते हैं। और इसी वजह से ब्रूस ने द इनक्रेडिबल हल्क में उस खतरनाक वाले
गामा एक्सपोजर को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो हल्क बना था। लेकिन यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जेन के डीएनए का जेनेटिक कॉम्बिनेशन ब्रूस के डीएनए के रेयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा रेयर है, और इसके चलते ब्रूस जेन के ब्लड का इस्तेमाल करके अपने डैमेज्ड हाथ तक को ठीक कर लेता है। भाई तो मेरी जान, अब हमें एमसीयू में अपना हरा भरा हल्क वापस मिलने जा रहा है, जिसके लिए लव यू फाइगी बाबा, बट सेम टाइम हेट यू टू। झूठ क्यों बोलते हो यार? एंड गेम के टाइम पे तुमने बोला था हल्क के हाथ का डैमेज परमानेंट है। खैर, जनता को हल्क वापस चाहिए था तो लो, हो गया सपना पूरा। और यहाँ पे अपना स्मार्ट हल्क कुछ ज्यादा ही स्मार्टगिरी दिखाता है और जेन के ब्लड के सारे सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई और उसका मिसयूज न कर पाए। बट ये जो इतनी बड़ी दुकान घूम रही है ब्लड की, उसका क्या करोगे भाई? उसमें से भी तो कोई तेल निकाल सकता है ना, हद है यार। खैर, यहाँ पे हल्क जेन को बताता है कि उसको सबसे पहले अपने अंदर की हल्क वाली पर्सनैलिटी को कंट्रोल करना है एंड उसके साथ एडजस्ट करना सीखना होगा, जिसमें कि खुद उसको लगभग 15 साल लगे थे एंड उसने उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही जेन की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली शी हल्क बन के सामने आती है, तो हमें पता चलता है कि ये उसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी है ही नहीं, बल्कि वो हल्क बनने के बाद भी जेन ही है। मतलब कि वो भी अब एक तरह से स्मार्ट हल्क है, मतलब स्मार्ट शी हल्क है। मतलब 15 सालों में से ऑलमोस्ट 10 साल का सिलेबस तो खत्म। लेकिन फिर भी जेन को अभी ये सीखना बाकी है कि उसको कब और कैसे हल्क में बदलना है और कैसे वापस से जेन में बदलना है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट हल्क, इसके लिए उसको काफी ट्रेनिंग की जरूरत है एंड इसी चीज की कॉम्प्लिकेशंस वो जेन को समझाता भी है कि हल्क कितना बड़ा मॉन्स्टर बन के दुनिया के सामने आ सकता है। इसके बाद शुरू होती है जेन की डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। अब थोड़ा साइंस की भाषा में इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली साइकोलॉजी में यूज होने वाली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले लोगों के लिए। वो इन जनरल तुमने देखा होगा ना कि अपना गुस्सा कंट्रोल करो, 1 से लेकर 100 तक गिनो, वैसा ही कुछ है। इस थेरेपी की हेल्प से इंसान ये सीखता है कि कैसे बस आज में जीना है, कल की बकचोदी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, स्ट्रेस के साथ कैसे हेल्दी वे में डील करना है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है और कैसे अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है, और साथ ही कैसे अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करना है। अब देखो, जैसा कि ब्रूस जेन से कहता है कि डीबीटी एक एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी है एंड ये क्लिनिकल है, स्पिरिचुअल नहीं। बट यहाँ मैं उसके डायलॉग से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए साइंटिस्ट उनको ये बोलना पड़ता है कि वो लोग सिर्फ एविडेंस बेस्ड पैटर्न को ही कंसीडर करते हैं, फिर भले ही अंदर से वो भी जानते हो कि साइंस भी स्पिरिचुअलिटी का एक सबसेट है। ये डीबीटी प्रैक्टिस भी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी से ही डेराइव्ड है। योगा को हल्के में मत लेना मेरी जान। और यहाँ पे ब्रूस जो भी चीजें जेन को सिखा रहा है वो सब योगा एंड मेडिटेशन ही तो है भाई। इवन जब ये बंदा द इनक्रेडिबल हल्क के एंड में 5 सालों के लिए दुनिया की नजरों से दूर चला गया था और इंडिया के कोलकाता में पाया गया था, तो क्या लगता है इंडिया में क्यों गया था? ऑब्वियसली योगा एंड मेडिटेशन जैसी टेक्निक सीखने के लिए इससे बेटर प्लेस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लहरों की आवाज सुनो, सांसों को महसूस करो, कोई बंदिश नहीं। यहाँ पे ब्रूस जो जेन को सिखा रहा है वो क्या है? ब्राह्मणी प्राणायाम ही तो है। खैर, यहाँ पे हमें जेन के ट्रेनिंग सेशन के दौरान काफी फनी चीजें देखने को मिलती है और साथ में देखने को मिलता है एक मजबूत ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड, और साथ में पता चलता है हल्क बनने का सबसे बड़ा फायदा, तुम कितनी भी दारू पियो, पी के लुढ़कोगे नहीं। और टोनी भाई साहब के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा पैक्कर था, उसी ने बार खोल के दिया था ब्रूस को। आयरन मैन की कॉमिक्स याद है ना, डेमन इन द बॉटल? आयरन मैन 2 कुछ उसी पे बेस्ड थी। खैर, यहाँ पे ब्रूस एंड जेन के पीछे एक ब्रदर सिस्टर वाली फाइट होती है। दोनों फिर साथ में बैठ के चॉपस्टिक से नाचोस भी खाते हैं। टोनी के बार को तोड़ती भी जेन है और उसको रिबिल्ड भी वही करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जेन हल्क बनना सीख ऑलमोस्ट, और ना चाहते हुए भी ब्रूस उसको उसकी दुनिया में लौटने की इजाजत दे देता है। जेनिफर वॉल्टर जिसकी इसकी तैयारी करके आई थी, उस पर सुनवाई चली रही थी कि जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था, एपिसोड का वो पल आ जाता है और एंट्री होती है बेबी टिटानिया की। एंड दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम जेन शी हल्क के रूप में प्रकट होती है एंड टिटानिया के टिट्स पे लात मारती है, नहीं लिटरली मारती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ, इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, बट उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी काफी माल है बात करने को, खत्म थोड़ा हुआ है, मजा आएगा बहुत यार। फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज उम्मीद से बेहतर लग रही है भाई, मेरे को मजा आया। तो ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैन गाथा मुझसे और मेरे जैसे और दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें सभी फैंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।